ना कभी थके हैं पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसीलिए जंग आज भी जारी है। और जंग ज़िंदगी में हमेशा जारी रहनी चाहिए। क्लास 10th का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद क्लास 11th में आप लोग अब शिफ्ट हो गए हो। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्लास 11th को रेस्ट ईयर मान लिया जाए, तो बिल्कुल एकदम रेस्ट तो लेना ही नहीं है। ये दो तीन साल हैं, रेस्ट ज़िंदगी में कभी लेना का सोचना ही नहीं चाहिए। जो काम आप लोग कर रहे हो, अगर वही रेस्ट हो गया तो वही रेस्ट हो गया, वही अच्छी बात है। अब मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम लोग पढ़ रहे हो, पढ़ने में तुम्हें अगर आनंद आने लग जाएगा तो फिर वो दिमाग को इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेगा, दिमाग को उतना ज़्यादा थकाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस काम को करने में आनंद आ रहा है। जब भी तुम देखते हो, कभी गेम खेलते हो, कभी ऐसी चीज़ करते हो जिसको करने में तुम्हें क्या आता है, मज़ा आता है, लेकिन उसमें भी दिमाग यूज होता है। तो दिमाग थकता तो है, लेकिन उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से नहीं थकता है जितना तुम ऐसे काम को कर रहे हो जहाँ पे काम करने में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है। अब जब क्लास 11th में आ गए हो, अब तुम्हें अपने जो रास्ते हैं ज़िंदगी के, वो पूरा टोटल तुम्हें स्पष्ट दिखना चालू हो गए कि ज़िंदगी में तुम कहाँ कुछ करोगे, खेल कूद में करोगे या किसी और चीज़ में करोगे। और अगर रास्ता नहीं दिख रहा है तो पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है, इसलिए पढ़ना क्या होगा, बहुत ज़रूरी पड़ेगा। अब बोर्ड नहीं है क्लास 11, तो बच्चे उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं। सोचते हैं अभी क्लास 10th में बोर्ड दिए हैं, अच्छा खासा पढ़े हैं, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद क्लास 12th में बोर्ड में फिर से अच्छे नंबर लाएंगे। लेकिन बहुत गलत दिशा में चले जाते हो। क्लास 11th क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़रूरी है कि जीवन में इसका बहुत ज़्यादा बहुमूल्य उपयोग है। कहीं भी जाओगे, आप लोग कुछ भी करोगे, चाहे आप लोग किसी मेडिकल की तैयारी कर लो, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, चाहे आप कुछ ना करके सीधा ग्रेजुएशन करोगे बीएससी एससी करके, वहाँ पे भी तुम्हारे क्लास 11th की जो फिजिक्स रहेगी, मैथ्स रहेगी, बायो रहेगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। तो क्लास 11th को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और चाहे मैथ्स के बच्चों, चाहे बायो के बच्चों, उनके लिए फिजिक्स तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लास 11th को इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, उस हिसाब से प्रेशर नहीं होना है एग्ज़ाम के लिए, थोड़ा रिलैक्स है। ये तो एक तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, एक अच्छी बात हो गई कि तुम्हें बोर्ड नहीं देना है, तो तुम्हारे लिए एक प्रेशर नहीं है। लेकिन पढ़ना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो बाकायदा क्लास 11th के नोट बनाओगे और पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं अपने फिजिक्स की। फिजिक्स की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स आखिर से है क्या। फिजिक्स जो शब्द आया है वो हम लोग जानते हैं लैटिन भाषा, एक लैटिन एक देश है या लैटिन भाषा है, उसका एक शब्द था फ्यूसिस। क्या था? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है प्रकृति। क्या होती है? प्रकृति। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचर। तो हम लोग जानते हैं कि फ्यूसिस यानी फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। साइंस जो शब्द आया है वो सिंटिया शब्द आया है, ग्रीक भाषा का, लैंग्वेज का शब्द है सिंटिया साइंस। और साइंस का अर्थ होता है जानना यानी नॉलेज। तो जब फ्यूसिस और नॉलेज मिलकर के क्या बनता है, यानी प्रकृति को जानना। प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्रकृति में कोई भी घटना हो रही है, उसको कुछ नियमों, कुछ भी बेसिक सिद्धांतों के हिसाब से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। अब ठीक है, फिजिक्स कहेंगे। फिजिक्स में सबसे जो जरूरी पार्ट है, जो तुम्हारा पहला चैप्टर है, वो है मात्रक एवं मापन। क्या है? मात्रक एवं मापन एवं मापन। मात्रक यानी यूनिट एंड मापन यानी मीजरमेंट। अब किसी भी चीज का अगर तुम मापन करोगे तो वो मात्रक में करोगे। कैसे कहोगे? जैसे तुम कभी भी मार्केट में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तुमने किसी से आलू खरीदे, 2 किलो आलू खरीदे। क्या खरीदे? 2 किलो। क्या है? आलू है और 2 किलो है। 2 मतलब उसका परिमाण हो गया, और किलोग्राम क्या है? एक मात्रक है। अब आलू ही नहीं, बैगन खरीद लो, गाजर खरीद लो, ये अलग अलग जो चीजें हैं, ये क्या है? ये क्वांटिटी है यानी राशियां हैं। बैगन, आलू, गाजर अलग अलग क्या है? राशियां हैं। और उनको नाप किस में रहे हो? तुम नाप रहे हो किलोग्राम में। तो किलोग्राम क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो मात्रक क्या होता है? किसी भी राशि को मापने के लिए उपयोग होने वाला उसी राशि का एक निश्चित मात्रा होती है। अब 1 किलोग्राम क्या है? अगर तुम देखे होगे कभी, किसी के पास क्या नहीं है, वो जो बटखरा होता है ना, जिससे नापते हैं 1 किलोग्राम का, नहीं है, तो तुम उस 1 किलोग्राम से क्या करोगे? किसी दूसरी राशि को, मान लो 1 किलोग्राम आलू किसी एक पार्ट में रख लिए, अब तुम उस बटखरा को हटा दोगे। अब 1 किलो वो आलू है, तो उस आलू से भी तुम 1 किलो करके दूसरे आलूओं को तौल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो 1 किलो आलू की जो मात्रा है, निश्चित मात्रा, उसको तुमने फिक्स कर दी कि इतने आलू क्या है? 1 किलोग्राम है।
अब जब भी किसी को नापोगे उसी के अनुपात में तुम लोग क्या करोगे, नापोगे। 2 किलो देना होगा उसका दुगना, 3 किलो उसका 3 गुना, आधा किलो उसका आधा। तो ये क्या होगी, किसी भी राशि का जो मात्रक बनता है वो उस राशि की एक निश्चित मात्रा को लेकर के हम लोग उसको मानक मान लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और उसी से क्या करते हैं, उस राशि का मापन करते हैं। ठीक है, तो अब मात्रक समझ में आया, मापन समझ में आया। कहीं पे भी मात्रक अगर, यानी मात्रक किसका हो रहा है, मापन किसका हो रहा है, मापन जो हो रहा है भौतिक राशि का हो रहा है। किसका हो रहा है, भौतिक राशि। अब यहाँ पे भौतिक राशि क्यों उपयोग है, क्यों, क्योंकि हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। राशियां बहुत होती हैं, राशियां जैसे हम लोग अभी मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में तुम्हारा आता है GB MB की 100 MB खर्च हो गया, 10 GB खर्च हो गया, 1 GB आता है डेली। यानी एक देखो वहाँ पे भी परिमाण है और GB क्या है, मात्रक है। और मात्रक वैसे चेंज भी होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उस प्रकार वहाँ भी पता चलता है 1 GB में 1000 MB होता है। ऐसे समझ में आता है ना। तो देखो जो भौतिक राशियां हैं, लेकिन जो GB MB है वो हमारी भौतिक राशि नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं करेंगे। तो ऐसी राशियां, वो भी एक राशि है, उसका भी एक अपना मात्रक है, वो एक अलग डायरेक्शन में चला गया। लेकिन यहाँ पे उन्हीं राशियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो राशियां भौतिक विज्ञान के अंदर होंगी। तो भौतिक राशियों की परिभाषा अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि वह राशियां जिनका अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारी वह भौतिक राशियां कहलाती हैं। सीधी सी बात है। अब भौतिक राशियों का मापन करना है तो अगर तुम्हारे पास मान लो कि भौतिक राशि x है, क्या है, x, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, NU। यहाँ पे n क्या है, n तुम्हारा क्या है, परिमाण है। क्या है, परिमाण। परिमाण मतलब एक मैथमेटिकल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है मैथमेटिक्स की। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके क्या है, कोई परिमाण मैथमेटिकल वैल्यू है। और यूनिट U4 हो जाता है। यूनिट क्या है तुम्हारा, मात्रक है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें द्रव्यमान से अपने, जैसे मान लो कि तुमने कहीं पे द्रव्यमान यानी आलू खरीदे, कितने, एक द्रव्यमान एक भौतिक राशि है 2 किलोग्राम, कितना खरीदे, 2 किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है, n है, U क्या है, यूनिट क्या है, किलोग्राम है। यानी इसमें परिमाण कितना है, 2 है, और मात्रक क्या है, किलोग्राम है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं जब भी किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो उसके परिमाण की, दूसरे उसके मात्रक की। अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, सदिश में नहीं जाएंगे, सदिश अदिश उसमें नहीं जाएंगे कि हमारी 2 प्रकार की भौतिक राशियां और होती हैं। एक होती है सदिश भौतिक राशि, दूसरी होती है अदिश। सदिश में दिशा भी होती है और अदिश में दिशा नहीं होती है, तो वो एक अलग अपना विषय है। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, जब तुम लोग फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में तुम्हारी मैथ्स क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगी। तो जो भी बायो के बच्चे हैं और जो भी मैथ्स के बच्चे हैं, क्योंकि मैथ्स तुम लोग अभी नहीं पढ़े हो जो तुम्हारी फिजिक्स में यूज होने वाली है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे जो बेसिक मैथ्स के लेक्चर हैं, 3-4 लेक्चर हैं, उनको देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। वैसे 1-2 चैप्टर में अभी स्टार्टिंग में जरूरत मैथ की नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी पढ़ लोगे तो आगे के चैप्टर में क्या होगी, जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो जो भौतिक राशियां होते हैं उनके प्रकार देख लो। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती हैं मूल राशियां, क्या होती हैं, मूल राशियां, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं। क्यों स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि ये किसी से मिलकर नहीं बनती होती, अपने आप में क्या होती हैं, परिपूर्ण होती हैं। और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो अगर हम लोग मूल राशियों की परिभाषा की बात करें तो लिख सकते हैं, यह अपने में परिपूर्ण होती हैं, परिपूर्ण होती हैं। ऐसी राशियां जो अपने आप में परिपूर्ण होती हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। यानी ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियां, यह है मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं, व्युत्पन्न होती हैं, अर्थात मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। व्युत्पन्न होना क्या होता है, उनसे उत्पन्न होती हैं। मूल राशियों से क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, अब जो मूल राशियां होती हैं, अगर इनके गुणों की बात करें तो इनके गुण देख लो। सबसे पहले यह स्वतंत्र होती हैं। यह क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। दूसरा क्या है, यह स्वतंत्र नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि यह मूल राशियों से मिलकर बन रही हैं। अब मूल राशियां इनको क्या कर रहा है, बना रहा है, तो ये स्वतंत्र कैसे हो जाएंगी, तो स्वतंत्र नहीं होंगी, इसलिए कैसी है, परतंत्र है। तो यह परतंत्र होती है, परतंत्र होती, सीधी सी बात है। और इसमें एक गुण और लिख सकते हो, यह मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। मूल राशियों से, यह मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे हमारा हो गया द्रव्यमान, क्या हो गया, द्रव्यमान, समय और दूरी आदि। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो, वेग, चाल, संवेग आदि। अब आप लोग अगर पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि जो मूल राशियां होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मूल राशियों के प्रकार के साथ साथ उनकी मात्रक भी लिखने हैं, इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी। तो हो गया यहाँ पे। अब देख लो मूल राशियों के प्रकार। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। अब मूल का मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो। मूल मतलब होता है किसी भी चीज का ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से किसी चीज की उत्पत्ति हुई है। कोई पेड़, इतना एक विशाल पेड़ बनता है, उसका मूल क्या होता है, उसकी बीज। उसका जो बीज, जिस बीज से वो बन करके पूरा तैयार हुआ है, इतना बड़ा पेड़ बन गया है, वो क्या है, उसका मूल है। तो मूल तुम लोग समझ पा रहे हो। जैसे हम लोग पढ़ते थे चतुर्थांश में, इसे बोलते थे मूल बिंदु। मूल बिंदु से हम लोग स्टार्ट करते थे, किधर भी जाना है, चाहे प्लस की तरफ जाओगे, चाहे माइनस की तरफ, चाहे वाई एक्सिस से प्लस की तरफ जाओगे, चाहे वाई एक्सिस में, स्टार्टिंग कहाँ से करते थे, मूल बिंदु से। तो जहां से उत्पत्ति हुई है, जहां से स्टार्टिंग हुई है किसी चीज की, उसे कहते हैं मूल। अब मूल राशियों को मूल राशियां क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि 7 ही प्रकार की मूल राशियां हैं जिससे पूरी फिजिक्स तुमको पढ़नी है। पूरी फिजिक्स में 7 ही मूल राशियां हैं और 7 से ही मिलकर पूरी फिजिक्स बनी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगर भौतिक राशियां नहीं तो फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व करना एक अलग चीज है, लेकिन जब तक मापन नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, तब तक हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग जानते हैं कि मूल राशियां क्या हैं। मूल राशियां जहां से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई, ऐसी भी देख सकते हैं। तो मूल राशियां सिर्फ 7 हैं। कितनी है, 7। तो मूल राशियां 7 कौन सी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और 7वीं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दूरी। क्या जानते हैं, दूरी। फिर द्रव्यमान, फिर समय, फिर विद्युत धारा, फिर ताप, फिर ज्योति तीव्रता, और लास्ट होता है पदार्थ की आणविक मात्रा। क्या, पदार्थ की आणविक मात्रा। क्लियर है बात। 7 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, मूल राशियां होती हैं। दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। दूरी क्या होती है, दूरी तो लंबाई होती है, दूरी हम लोग जानते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान वजन हम लोग जानते हैं।
समय क्या होता है, टाइम, टाइम भी जानते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा क्या, एक सेकंड में किसी तार के अंदर या किसी चालक के अंदर बहने वाले आवेशों की संख्या। अभी समझ में आएगा, क्लास 12th में चैप्टर भी है। और उसके बाद ताप तो हम लोग जानते हैं, टेम्परेचर। ज्योति तीव्रता क्या होती है, किसी भी ज्योति की इंटेंसिटी, तीव्रता। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई बल्ब जल रहा है, कोई भी दिया जल रहा है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, उसको नापने के लिए हम लोग उसके ऊपर एक ब्लैक बॉडी रख देते हैं, यानी उसे बोलते हैं कृष्णिका रख देते हैं। ब्लैक बॉडी रख देते हैं तो किसी भी काली वस्तु की एक क्या होती है, उसका एक गुण होता है कि कोई भी काली वस्तु पूरा का पूरा प्रकाश अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। तो उसमें हम लोग 1 मीटर स्क्वायर का एक क्षेत्रफल लेते हैं, उसके अंदर कितनी तीव्रता का प्रकाश ऑब्जर्व हो रहा है, वहां से हम लोग इंटेंसिटी ज्ञात करते हैं। ठीक है, ज्योति तीव्रता। पदार्थ की आणविक मात्रा, कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना है, तो पदार्थ की आणविक मात्रा को हम लोग मोल में नापते हैं। तो किसी भी पदार्थ के जब हम लोग अणुओं की संख्या देख लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब दूरी का जो मात्रक होता है, 7 प्रकार की मूल राशियां हैं, तो 7 प्रकार के क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। क्या होंगे, मूल मात्रक। और मूल मात्रक की परिभाषा क्या हो जाएगी, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तो देख लो, मूल राशियों के मात्रक, ये मूल राशियां लिखी हैं, इनके मात्रक भी हम लोग लिख लेते हैं। जो दूरी होती है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम। समय का क्या होता है, समय का होता है सेकंड। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ताप का क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और पदार्थ की जो आणविक मात्रा होता है उसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल। तो क्लियर है बात। हमारी 7 भौतिक राशियां, जो 7 मूल राशियां हैं, उनके 7 मात्रक है। इनको आप लोग लिख लोगे, दूरी का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की आणविक मात्रा का मोल होता है। ये एकदम क्या हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करते हैं। व्युत्पन्न राशियां, अगर व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो इनकी कोई एक निश्चित संख्या नहीं होती है, ये तो अनंत होती हैं। अब भौतिक विज्ञान के अंदर 7 मूल राशियों को छोड़ के जितनी भी राशियां आने वाली हैं, सारी की सारी क्या हैं, मूल राशियों से मिलकर बनी, यानी सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, 7 को छोड़ करके। अब जब 7 को छोड़ करके सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, तो क्या हमें पता है कि पूरी फिजिक्स में कितनी भौतिक राशियां हैं? और फिर 11th को छोड़ो, 12th में भी अलग अलग भौतिक राशियां आएंगी, बल, आघूर्ण, अलग अलग प्रकार की कितनी सारी राशियां आ जाएंगी। तो वो सब क्या होंगी, वो सब हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यानी इनको हम लोग लिख सकते हैं कि इनकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है। व्युत्पन्न राशियों की निश्चित मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है। अब जब व्युत्पन्न राशियों की निश्चित मात्रा नहीं होती है, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कैसे मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। जैसे कोई एक राशि लो, वेग। क्या लो, वेग। वेग मतलब क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, 2 बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो अब विस्थापन भी दूरी है, यानी ये क्या है, दूरी बटे समय। अब दूरी भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि, यानी दूरी और समय 2 मूल राशियों से मिलकर क्या बना है, हमारा वेग बना है। इसीलिए ये क्या है, हमारा व्युत्पन्न राशि है। ठीक है ना। दूरी कैसी है, मूल राशि है, और समय कैसी है, मूल राशि है, और वेग कैसा है, व्युत्पन्न राशि है। कैसी है, व्युत्पन्न। क्लियर है।
कोई और अगर राशि देखें, जैसे हम लोग देखें बल, बल बल क्या होता है, बल का परिभाषा क्या होती है, मतलब बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान तो समय में आ रहा है कि द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, लेकिन त्वरण क्या है, त्वरण भी मूल राशियों से मिलकर बना है। अब देखो एक स्टेप अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान गुणे त्वरण को बोलते हैं वेग बटे समय। क्या बोलते हैं, वेग बटे समय। अब वेग को तो हम लोगों ने देखा है कि देखो वेग किससे, दो मूल राशियों से मिलकर बन रहा है, तो ये तो टोटल मूल राशियों से मिलकर बना है। समय भी मूल राशि है और द्रव्यमान भी मूल राशि है, अर्थात जो हमारा बल है वो भी कैसा है, व्युत्पन्न राशि है। कैसी है, व्युत्पन्न राशि। तो ये बहुत कोई तोप चीज नहीं है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार की और राशियां होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं पूरक राशियां। क्या बोलते हैं, पूरक राशियां। पूरक राशियां दो प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक हमारा होता है कोण। क्या होता है, कोण। कोण को हम लोग इसको बोल सकते हैं समकोण, समतल कोण, समतल में कोण। यानी जब भी कोई समतल मतलब 2D में, किसमें, द्विविमीय में, जैसे दो दिशाओं के बीच में जो कोण है इसे क्या बोलोगे, कोण बोल दोगे, सीधी सी बात है, ये कोण है, थीटा है। एक होता है, ये तो पहला है, एक होता है दूसरा धन कोण। क्या होता है, धन कोण का क्या मतलब है, जब भी हम लोग किसी सॉलिड चीज के लिए अगर कोण को नाप रहे हैं कि उसमें कितना फैलाव है, जैसे हम लोग एक चीज जानते हैं शंकु। क्या जानते हैं, शंकु। शंकु इस प्रकार होता है। अब इसके लिए, क्योंकि शंकु अब ऐसे देखने के लिए बोर्ड पे नहीं बन पाएगा, लेकिन शंकु क्या होता है, चारों दिशाओं में ऐसे फैलता है, ऐसे करके फैलता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग किसी कागज को ऐसे बनाएं, किसी भी कागज के लिए, जैसे हम लोग अगर इसको ऐसे बना लें, ऐसे अगर बना लें, देखो ये एक शंकु की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका क्या होता जा रहा है, एक फैलाव होता जा रहा है गोल की तरह। अब यही क्या है, हमारा धन कोण है। क्या है, धन कोण। यानी ये किस में होता है, 2D में नहीं होता है, 3D में होता है। किस में होता है, 3D में। तो धन कोण हम लोग समझ गए, इसको हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं पे ओमेगा से बोलते हैं। किसे बोलते हैं, ओमेगा से, ठीक है ना। अब धन कोण को हम लोग, धन कोण का मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और जो धन कोण का मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। एक बात ध्यान देने वाली बात होगी, जब तुमसे पूछा जाएगा कि पूरक मात्रक क्या होते हैं, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा रेडियन और स्टेरेडियन दो पूरक मात्रक होते हैं। लेकिन जब तुमसे पूछा जाएगा कि पूरक राशियां क्या होती हैं, तो कोण और धन कोण होती हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं, पूरक राशियां, पूरक राशियां क्या क्या हैं, कोण और धन कोण। लेकिन अगर बात की जाए पूरक कोणों की, तो पूरक कोण क्या क्या हैं, पूरक राशियों के जो कोण हैं, पूरक राशियों के जो मात्रक हैं, पूरक कोण नहीं, पूरक मात्रक। क्या, पूरक मात्रक। और पूरक मात्रक क्या हैं, पूरक राशियों के जो मात्रक हैं वो क्या हैं, पूरक मात्रक हैं। तो ये क्या है, ये दो हैं। सबसे पहला कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और दूसरा होता है स्टेरेडियन, ठीक है ना। एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग नाप रहे थे, जब हम लोगों के पास क्या नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, परिवहन संचार उतना ज़्यादा नहीं था, कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसको बहुत सारा समय लगता था। जैसे तुम अगर इलाहाबाद में रह रहे हो, इलाहाबाद से तुमको कहीं पे जाना है, मान लो तुमको जाना है दिल्ली जाना है, तो पहले क्या था, ट्रेनें नहीं थी, बस नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। लोग बैलगाड़ियों से जाते थे, घोड़ा गाड़ियों से जाते थे, घोड़ों से जाते थे, तो बहुत सारा क्या लगता था, टाइम लगता था। तो एक जगह के, एक लोकेशन के लोगों का जो
आदान प्रदान होता था, चाहे वो बातों का हो, चाहे वो सामान का हो, चाहे मार्केट का हो, एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम होता था। आयात निर्यात क्या होता था, बहुत कम होता था। और लोगों का कनेक्शन भी क्या था, बहुत कम था। जहाँ लोग रह रहे हैं वहीं पे किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अब यहाँ तक तो सीमित था, लेकिन जब अलग अलग देशों की बात कर ली जाए, अब तो वो समुद्र के माध्यम से बहुत दूर रहते थे, तो उनका तो कनेक्शन एकदम से क्या था, एक दूसरे के देशों से कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। तो दिक्कत क्या हुई कि वहाँ के लोकेशन के लोगों ने उन भौतिक राशियों के अलग मात्रों का निर्माण किया, और अलग जगह के लोगों ने अलग जगह के मात्रकों का निर्माण किया। हर लोकेशन के अलग अलग छोटे छोटे मात्रक होते हैं, लेकिन फिर भी बड़े विस्तार में जो पॉपुलर हुए वो 4-5 प्रकार के मात्रक ही पॉपुलर हुए, जिनको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 प्रकार की पद्धतियाँ हुई, जैसे भारत के अंदर की एक अलग पद्धति निर्माण हो गई, यूरोप की तरफ की अलग हो गई, या कहें कि अपने पूरे एशिया की, चाहे भारत, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तरह के देशों को मिलाकर के एक अलग पद्धति डेवलप होगी मात्रकों की, और यूरोप वालों की अलग होगी, पश्चिमी देश वालों की, और सऊदी अरब की तरफ के लोगों की अलग हो गई, ऑस्ट्रेलिया की तरफ के लोगों की अलग हो गई। तो अलग अलग प्रकार के लोगों ने क्या किया, अलग अलग प्रकार से अपने मात्रों का निर्माण किया। अब एक जगह के लोग जिन मात्रकों से अपने भौतिक राशियों को माप रहे हैं वो उनका सिस्टम है, यानी उनकी पद्धति है, और अलग जगह के लोग जो अलग मात्रकों से अलग राशियों को नाप रहे हैं वो उनकी पद्धति है। तो इस आधार पर 3 प्रकार की पद्धतियों ने जन्म लिया। 3 प्रकार की इंटरनेशनल पद्धति जो पॉपुलर थी वो थी, सबसे पहली थी MKS। क्या थी, MKS पद्धति। पद्धति को सिस्टम ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टम, यानी MKS सिस्टम। दूसरी थी FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। और जो तीसरी थी वो थी CGS सिस्टम। क्या थी, CGS सिस्टम। अब 3 प्रकार के सिस्टम थे। 3 राशियां क्या होती हैं, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं, समय, दूरी और द्रव्यमान। यहाँ पे MKS में समझ में आ रहा है जो द्रव्यमान है, MKS, हाँ, जो दूरी है उसको हम लोग M फॉर मीटर यानी मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, मीटर में। और जो द्रव्यमान है उसको किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। किस में नापते हैं, किलोग्राम में। और जो समय है उसे किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। किस में नापते हैं, सेकंड में। और FPS पद्धति में देखा जाए तो हम लोग जो दूरी थी, दूरी को किस में नापते हैं, फुट में नापते हैं। और द्रव्यमान को किस में नापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं पाउंड में। और समय को इसमें भी हम लोग सेकंड में नापते हैं। समय को यहाँ पे CGS में क्या नापते हैं, दूरी को सेंटीमीटर में, दूरी को सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को ग्राम में। और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है। MKS का मतलब क्या है, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। यानी MKS पद्धति में दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तीनों ही पद्धति में समय को हम लोग किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। FPS मतलब फुट, पाउंड, सेकंड, यानी जो दूरी है उसको फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में। गाँव तरफ तो फुट बहुत चलता है, तो फुट तो आप सभी लोग जानते होंगे। CGS सिस्टम, CGS मतलब दूरी को सेंटीमीटर में जानते हैं, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में नापते हैं। तो ये क्या था, हमारा 3 प्रकार की जो पॉपुलर सिस्टम थे, पॉपुलर पद्धति थी, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से नाप रहे थे। अब एक चीज थी जो MKS पद्धति थी, MKS पद्धति, इसको हम लोगों ने इंटरनेशनल पद्धति मान लिया। क्या मान लिया, इंटरनेशनल पद्धति मान लिया। क्यों, इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, SI सिस्टम कह दिया। क्या कह दिया, SI सिस्टम। क्यों, एक इंटरनेशनल पद्धति को निर्धारित करना क्यों पड़ा, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का विकास हो गया,
परिवहन का विकास हो गया, एक जगह का मार्केट दूसरी जगह शिफ्ट होने लगा, दूसरी जगह का मार्केट यानी आयात निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो लोगों के कनेक्शन एक दूसरे से बढ़ गए। अब हर देश से किसी ना किसी प्रकार से व्यापार कर रहा था। अब कोई तुमको यहाँ पे किलोग्राम में नाप रहा है, दूसरे को पता चला कि वहाँ पे ग्राम में नाप रहा है, तो इससे क्या होगा, आयात निर्यात में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और अगर ऐसा हो कि यहाँ का मात्रक भी वही हो और वहाँ का मात्रक भी वही हो, जिसमें तुम यहाँ नाप रहे हो उसमें तुम वहाँ भी नापो, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे एक मात्रक निर्धारित हो गया, MKS पद्धति को ही हम लोगों ने क्या बोल दिया, ऐसा ही सिस्टम बोल दिया, और ये पूरे विश्व में क्या हो गया, प्रचलित हो गया। क्लियर है बात? तो ठीक है, क्लियर है। और फिर हम लोग आज समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर था वो एकदम बेसिक था, पद्धतियों के ऊपर था। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो तुम्हारा शुरुआत होती है वो एकदम बेसिक से है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो किसी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बने रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई लिखाई करते रहो, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं, प्रेशर तो है नहीं। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।